डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवनियुक्त भर्तियों के लगभग 51,000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। देश भर से चुने गए युवा विभिन्न मंत्रालयों और डाक, परमाणु ऊर्जा, राजस्व, उच्च शिक्षा विभागों और रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किए गए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने को उच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में ये मेला एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज के रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेटियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि बेटियां आज स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक नए कीर्तिमान बना रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इस अवधि में प्रत्येक सरकारी कर्मचारी एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सभी से नागरिक प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया। पीएम ने सभी से अपने कार्यक्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि पिछले 9 वर्षों में सरकार की योजनाओं ने और भी बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार की नीतियां नई मानसिकता, निगरानी, मिशन मोड कार्यान्वयन और जन भागीदारी पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में भी 127 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नौकरी मिलने के बाद नवनियुक्त केंद्रीय कर्मियों ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सांसद रविशंकर प्रसाद और रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित रोजगार मेले में कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए सरकार दिन रात प्रयासरत है। इसके साथ ही कार्यक्रम में 130 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। चेन्नई में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वाराणसी में रोजगार मेले में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। उन्होंने कहा कि आज जो देश हर क्षेत्र में विकास कर रहा है और युवाओं की हर क्षेत्र में प्रगति का ध्यान रखा जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने 164 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के खिले चेहरे उनकी खुशी साफ बयां कर रही थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने वादे के मुताबिक देश के युवाओं को आगे बढ़ाने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त कर्मियों ने इसके लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के पनवेल में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाले नवनियुक्त कर्मियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने का संकल्प मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। G20 जनभागीदारी आंदोलन में देश भर के विभिन्न स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और कौशल विकास संस्थानों से रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट पहल भारत के युवाओं के बीच भारत की G20 प्रेसिडेंसी की समझ बनाने और विभिन्न G20 आयोजनों में उनकी भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में संपूर्ण देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र शामिल हुए। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन कार्यक्रम के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 से जुड़ी 4 पुस्तकों का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 के आयोजन ने भारत को जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया चकित है। पीएम मोदी ने कहा कि 23 अगस्त को पूरी दुनिया ने देखा कि भारत कैसे चांद पर पहुंच गया।
पीएम मोदी ने कहा G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया के लिए बड़े फैसले लिए गए। नई दिल्ली डिक्लेरेशन में 100% सहमति अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह अमृतकाल आप युवा पीढ़ी का ही काल है। 2047 का कालखंड वही समय है जब आप युवा अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन निवेश करने जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं और नए संबंध बनते हैं तो इस सब का फायदा देश को, युवाओं को होता है। नारी शक्ति वंदन विधेयक पर संसद की मुहर लगने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचने पर वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर नारी शक्ति को वंदन, मोदी जी का अभिनंदन के नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। इससे पहले पीएम मोदी ने रोड शो करते हुए कार्यक्रम में आई महिलाओं का हाथ जोड़कर अभिनंदन किया। पीएम मोदी को अपने बीच पाकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पूरा वातावरण मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन IPACC दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद प्रशांत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का महत्व केवल समुद्री व्यापार या संचार की लाइनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक सुरक्षा और राजनयिक आयाम भी हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश नामक कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा उपस्थित रहे। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि इस गर्मी में रिकॉर्ड संख्या में छात्र वीजा संसाधित किए गए। उन्होंने कहा, अमेरिका में 25% विदेशी छात्र भारत से आएंगे। हम भारत में अपने 10 लाखवें वीजा आवेदन के बहुत करीब हैं। गृह मंत्री अमित शाह अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। भाजपा ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कटघरे में कांग्रेस नाम से 400 पन्नों की चार्जशीट जारी की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 316 वादे किए थे, जिन्हें राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने अब तक पूरा नहीं किया है। भाजपा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को सिर्फ धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश के लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं। देश को फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने और फार्मा के क्षेत्र में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई दिल्ली में नेशनल फार्मा पॉलिसी लॉन्च कर चुकी है। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया। फार्मा सेक्टर में दवा के शोध और इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली योजना की भी शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों सहित भारत में जन स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी बीमारियों के इलाज पर भी शोध होगा। सरकार ऐसी रिसर्च पॉलिसी लाई है जिसके तहत देश में ही इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। अब भारत पेटेंट का हब बनेगा। भारत में ही दवा पर रिसर्च होगी। तमिलनाडु के साथ कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक के किसानों ने बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया था। स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्तरां भी बंद रहे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोका। कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 13 सितंबर को एक आदेश जारी किया था। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5,000 क्यूसेक पानी दे। कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां इसी फैसले का विरोध कर रही हैं। राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव और उनके नजदीकियों के ठिकानों पर दिल्ली से आई ईडी की टीम ने छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई कोटपुतली और बहरोड में स्थित राजेंद्र यादव से जुड़ी कंपनियों पर की गई है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के बडगाम के बीरवाह में 4 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में इन 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है। इनके पास से 3 पिस्टल और अन्य युद्ध सामग्री बरामद की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का दौरा किया और नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया।
MMMUT के प्रशासनिक भवन की टॉप फ्लोर पर कुलपति कार्यालय और प्रति कुलपति कार्यालय बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में धीमानी से टिकट दिए जाने पर बोले कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने कहा कि पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो पार्टी का आदेश मानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। खेल के मैदान से किसान के खलियान तक दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में 10 दिवसीय गणपति उत्सव जारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के प्रसिद्ध लालबागचा राजा गणपति मंडल के दर्शन किए। इस मौके पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल में कार फ्री डे के समर्थन के रूप में मोटरसाइकिल चलाकर हवाई अड्डे पहुंचे। पिरान कलियर में चल रहे 755वें सालाना उर्स में 107 पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था लाहौरी एक्सप्रेस से हरिद्वार के रुड़की स्टेशन पहुंचा, जहां कड़ी सुरक्षा के बीच जायरीनों को रोडवेज की बसों से पिरान कलियर पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल में डेंगू के 40,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में डेंगू से 35 लोगों की मौत की सूचना है। हालांकि मौत के स्पष्ट आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। कोलकाता और राज्य के दक्षिणी हिस्से में डेंगू से सबसे अधिक नुकसान हुआ है। राज्य में 13 से 20 सितंबर के बीच करीब 7,000 मामले दर्ज किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी हिस्से के 15 जिलों में डेंगू का प्रकोप अधिक दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में लगातार डेंगू की बिगड़ी स्थिति पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जनता को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। बंगाल में डेंगू ने महामारी का रूप ले लिया। डेंगू से होने वाली मृत्यु के कारण को भी छुपाया जाता है। केरल के करुवन्नूर बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सीपीएम नेता PR अरविंदाक्षण को हिरासत में ले लिया है। अरविंदाक्षण त्रिशूर में वडक्कनचेरी नगर पालिका के पार्षद भी हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तमिलनाडु का दौरा किया और वेल्लोर में नवनिर्मित असम भवन का उद्घाटन किया। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद विवाद मामले पर सारे लंबित मामलों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अदालत 3 अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में बीआरएस नेता के कविता को तब तक नहीं तलब करेगा जब तक कि अदालत 20 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती। सरकार कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कस रही है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस ने करीब 12 ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग कंपनियों को 55,000 करोड़ रुपए के GST बकाया को लेकर नोटिस जारी किया है। सरकार ने इंटरनेशनल क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी मूडीज के आधार सिस्टम में गड़बड़ियों को लेकर किए गए दावे को खारिज किया है। UIDAI ने इन सभी दावों को निराधार बताते हुए कहा कि आधार दुनिया की सबसे भरोसेमंद डिजिटल ID है। सेबी की एक उच्चाधिकार समिति ने PACL समूह की अवैध योजनाओं के कुछ निवेशकों से मूल दस्तावेज जमा करने को कहा है। समिति ने करीब 19,000 रुपये तक के दावे वाले निवेशकों से कहा है कि वो अपना धन वापस पाने के लिए 31 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करें। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी वेबकॉस लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी IPO लाने की योजना रद्द कर दी है। इस IPO के जरिए सरकार की कंपनी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। एयर इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस दिल्ली सिडनी और दिल्ली पेरिस सहित विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर न्यूनतम क्षमता बनाए रखेंगी। विस्तार विलय से पैदा होने वाली प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए ऐसा किया जाएगा। सरकार ने विवाद से विश्वास एक योजना के तहत
एमएसएमई के 256 करोड़ रुपए के रिफंड से जुड़े 10,000 से अधिक दावों को स्वीकार कर लिया है। इससे योजना के तहत एमएसएमई कंपनियां कोविड के दौरान सरकार द्वारा जब्त की गई बोली गारंटी के 95% राशि के रिफंड का दावा कर सकती हैं। सरकार ने अगले महीने से शुरू होने वाले रबी सत्र में गेहूं की बुआई के कुल रकबे के 60% हिस्से में जलवायु प्रतिरोधी किस्मों की खेती करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 2023-2024 के रबी सत्र में 11.4 करोड़ टन के रिकॉर्ड गेहूं पैदावार का लक्ष्य रखा है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और लॉजिस्टिक्स कंपनी वेस्टर्न कैरियर्स लिमिटेड को आईपीओ के जरिए धन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों ने मई और जून के बीच सेबी के पास आईपीओ दस्तावेज जमा कराए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि घरेलू दवा उद्योग को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने और क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अगुवा की भूमिका हासिल करने के लिए शोध एवं विकास पर ध्यान देने की जरूरत है। रियल्टी कंपनी ओमेक्स समूह ने रेल भूमि विकास प्राधिकरण आरएलडीए की प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए 5 एकड़ से अधिक जमीन हासिल की है। उसने यह अधिग्रहण 220 करोड़ रुपए में किया है। कंपनी ने अपने एक बयान में ये जानकारी दी। वर्ल्ड वाइड की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान अगस्त में बढ़कर 10 अरब होने के पीछे ग्राहकों से दुकानदारों P2M को किए जाने वाले लेनदेन में आई तेजी की अहम भूमिका रही है। प्रमुख शेयर बाजार बीएसई ने कहा कि उसके मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी शिव कुमार पांडे और विशेष परियोजनाओं के प्रमुख नयन मेहता ने इस्तीफा दे दिया है। वैश्विक बाजार में कमजोर रुझानों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 78.22 अंक की गिरावट के साथ 65,945.47 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी में भी 9.85 अंक की मामूली गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 19,664.70 अंक पर बंद हुआ। कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 150 रुपये की गिरावट के साथ 59,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 60,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि क्षेत्रीय अखंडता के प्रति सम्मान तथा अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की कवायद चुनिंदा तरीके से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि वो दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बातें मान लें। भारत ने कूटनीतिक गतिरोध के बीच कनाडा पर परोक्ष प्रहार करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आतंकवाद, चरमपंथ और हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया तय करने में राजनीतिक सहूलियत को आड़े नहीं आने देने का आह्वान किया। कनाडा ने भारत में अपने नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श को अद्यतन किया है और उनसे हाल के घटनाक्रमों के संदर्भ में सतर्क रहने और सावधानी बरतने को कहा है। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर का कहना है कि भारत के खिलाफ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और इनके सार्वजनिक होने से महज 1 घंटे पहले ही उन्हें इन आरोपों के बारे में पता चला। भारत और कनाडा के बीच चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि कुछ आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित ठिकाना मिल गया है। ये कनाडा के प्रधानमंत्री के बिना सबूत का आपत्तिजनक बयान है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने कहा कि हमने चीनी जहाज को अक्टूबर में श्रीलंका आने की इजाजत नहीं दी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की थी, जो कि सही है और हमारे लिए भी बहुत अहम है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार बनने की दावेदार निकी हेली ने आरोप लगाया है कि देश के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिका को साम्यवादी चीन पर बहुत अधिक निर्भर बना दिया है। चीन की यात्रा कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने जाहिर तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सुरक्षा संबंधी मत का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। हालांकि दोनों देशों ने अपनी सीमा का संयुक्त निरीक्षण करने की सहमति जताई है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई है। अजरबैजान में नागोर्नो काराबाग के एक पेट्रोल स्टेशन पर विस्फोट में करीब 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 290 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे में घायल कई लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने केनिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज लामू काउंटी में मांडा बे एयरफील्ड का दौरा किया। ऑस्टिन बेस पर तैनात अमेरिका और केनिया के सैनिकों से भी मुलाकात की। सऊदी राजदूत नाइफ अल सुदैरी 2 दिवसीय यात्रा के लिए इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर रामल्ला पहुंचे, जिसे फिलिस्तीनियों ने एक ऐतिहासिक कदम बताया। चीन में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने एक और स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत की घुड़सवारी टीम ने देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। दिव्या आकृति सिंह, सुदीप्ति हाजेला, हृदय छेड़ा और अंशु अग्रवाल की टीम ने भारत को घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलाया। भारत को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक मिला। इस जीत के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 14 हो गई है। आज के दिन भारत को दूसरा पदक मिला। इबाद अली ने नौकायन में कांस्य पदक जीता। इबाद अली पुरुषों की विंड सर्फर RSX स्पर्धा में 52 के नेट स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इबाद अली ने सीलिंग में कांस्य पदक जीतने पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा था कि वो इस इवेंट में पदक जीतेंगे। एशियन गेम्स में नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतने में सफलता पाई है। 17 वर्षीय नाविक नेहा ठाकुर ने लड़कियों की डिंगी स्पर्धा में 11 रेसों में कुल 27 अंकों के साथ रजत पदक पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में सेलिंग में भारत का ये पहला पदक है। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपनी शानदार फॉर्म को जारी रखा है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 16-1 से हराने में सफलता पाई। हॉकी में 31 गोल के विशाल अंतर के साथ भारत शीर्ष स्थान पर है। भारत का अगला मैच जापान के साथ है। तलवारबाजी में क्वार्टर फाइनल मैच में भवानी देवी को हार का सामना करना पड़ा है। भवानी देवी को महिलाओं की सेबर व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चीन की शाओ याकी के खिलाफ 7-15 से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा और तन्वी खन्ना की स्क्वैश टीम ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 3-0 से जीत दिलाई। भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने सिंगापुर के खिलाफ अपने ग्रुप ओपनर में 3-0 से जीत दर्ज की। अब वो अपने दूसरे ग्रुप मैच में कतर से खेलेंगे। जूडो में तुलिका मान कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई हैं और यहां जीत हासिल कर वो कांस्य पदक अपने नाम कर सकती हैं। तुलिका मान ने चीनी ताइपे को हराकर अपना रिपेचेज राउंड जीता। जूडो खिलाड़ी अवतार सिंह ने थाईलैंड के खिलाड़ी को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अब अगले दौर में उनका मुकाबला UAE के जफर कुस्तो से होगा। हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। शीलादित्य बोरा के निर्देशन में बनी पहली फिल्म भगवान भरोसे का ट्रेलर सामने आ गया है। फिल्म 13 अक्टूबर को भारत सहित 6 देशों में रिलीज होगी। अभिनेत्री आलिया भट्ट की नई फिल्म जिगरा का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में वो पहली बार एक्शन अवतार में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल सितंबर में रिलीज होगी। फिल्म निर्माण कंपनी सलमान खान फिल्म्स ने अली जेह की पहली फिल्म फर्रे का टीजर रिलीज कर दिया है। अली जेह के मामा सलमान ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद की आज 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। अपने ज़माने में उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिनमें गाइड, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, CID, हरे रामा हरे कृष्णा आदि प्रमुख हैं। दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार की छोटी बहन सईदा खान का निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थीं। उनकी शादी मशहूर फिल्म डायरेक्टर महबूब खान के बेटे इकबाल खान से हुई थी। अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म टाइगर 3 के ट्रेलर का इंट्रो कल लॉन्च किया जाएगा। इस इंट्रो में सलमान एक इंपॉर्टेंट मैसेज देते नजर आएंगे। फिल्म निर्माता आनंद एल राय की प्रोडक्शन कंपनी कलर एलो प्रोडक्शन ने अपने साथ एक नए टैलेंट अंशु दुग्गल को जोड़ा है। अंशु अब इस कंपनी के साथ कई प्रोजेक्ट में काम करते नजर आएंगे। अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपकमिंग फिल्म 12th फेल में अपने किरदार को काफ़ी चुनौतीपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये किरदार उनके पहले निभाए गए किरदारों से काफ़ी अलग था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।